नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के इस सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 3, 5, 10 और x का औसत 5 है, 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। x और y का मान क्रमशः x और y का क्रमशः मान है। ध्यान से समझिएगा जरा सा। कह रहे हैं 3 है, 5, तो देखो यार इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 1 मिनट। 3 + 5 + 10 + x का औसत यानी बटा 4 और बराबर है 5 के। तो इसका मतलब है कि 5, 10, 5, 15, 3, 18 प्लस x बराबर 20 है। तो आप कह सकते हो कि x बराबर 2 है। और 8 + 12 + 15 + x + y और के बटा 5 बराबर है 9 के। तो आप देख रहे हो 12, 8, 20 और 20, 10, 30, 5, 35 और 35 और x का वैल्यू 2 आ गया है 37। 37 + y बराबर 45। तो y = 5, 3, 8। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 8। यही सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। औसत 8.5 करने के लिए कौन सी संख्या, उनमें से कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जाए। तो बहुत सिंपल बात समझो कि औसत जो है जोड़ने के बाद 11 संख्याओं का औसत है 7.5। कह रहे हैं अगर संख्या एक और जोड़ दें तो 12 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाएगा। तो जो 12वीं संख्या है वो क्या होगी, तो 12वीं संख्या बराबर होगी 7.5 प्लस एक औसत बढ़ रहा है 12 संख्याओं पर, तो 12 × 1 बराबर 12, 7, 19.5 यानी 12वीं संख्या 19.5 होगी, तब औसत 1 बढ़ेगा। बात क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना। कह रहे हैं कि 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, 12वीं कौन सी संख्या जोड़ दे, 12वीं संख्या का मूल्य क्या होगा या मान क्या होगा जिसको जोड़ने पे औसत 8.5 हो जाएगा। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि 12वीं संख्या होगी क्या। 12वीं संख्या होगी आपको, 12वीं संख्या ये एक 7.5 प्लस 12, 12वीं संख्या के आने से 1 बढ़ रहा है औसत, तो 12 पर 1 बढ़ेगा तो 12 × 1 यानी 19.5 हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना दोस्त। कह रहे हैं कि एक स्टोर में 28,500 के अंकित मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि छूट क्या है। कह रहे हैं 28,500 का सामान है, इस पर 27,645 का आपको छूट है, यानी 55 का छूट तो यहाँ हो गया 14, 855 का छूट है, तो छूट प्रतिशत बराबर हो गया छूट 855 बटा अंकित मूल्य 28,500 गुणित 100। 00 से खत्म हो गया। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2805, 855 बटा 285। ये काटेंगे आप तो काटिए, 5 से 5 × 5 = 25, 2 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 3 5 × 7 = 35, 71 हो गया। फिर 11 × 1 = 11, 11 से नहीं कटेगा, 7 × 8 = 9, 5 ये भी नहीं कटेगा। तो छूट प्रतिशत यही तो हो गया ना। अच्छा देखो, 5 × 5 = 25, 2 28,500 नहीं है, 28,500 ही है। अब 5 5 × 25, सॉरी 25, 3 28, ओह सेट, यही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 57 बार कटेगा ना,
57 और ये काट दोगे 57 से 173 3%, ये आपका छूट परसेंट आ जाएगा 3%। बात समझ आ रही है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है। एक पुस्तक 300 की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य 216 रुपए करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए? तो बस सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना। कह क्या रहे हैं कि एक पुस्तक है वो 300 रुपए की छूट के साथ सूचीबद्ध है। एक पुस्तक 300 रुपए की छूट के साथ सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपए लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी? तो टोटल छूट परसेंट निकाल लो। छूट परसेंट बराबर एग्रीगेट छूट 216 और 300, 300 का और 216 का अंतर हो गया 84, 84 बटा 300 गुणित 100, 0000 से खत्म, 3 दूनी 6 2 और 3 वट्ठे 24, 28%। अब 28% के छूट का एकल छूट निकालना है आपको। 28% के छूट का एकल छूट 20% और दूसरा छूट मान लो x% प्लस 20 माइनस होता है, सॉरी आंसर पता है कि 10% होगा क्योंकि 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ही होता है, लेकिन कर लेते हैं गुणित x बटा 100 बराबर 28, या कह सकते हो आप कि x माइनस 20x बटा 100 बराबर 8, या 80x बटा 100 बराबर 8। तो 8 10 में 80, 10 10 में 100, यानी x बराबर 10%। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बाकी ये बात तो आपको याद ही है कि अगर समतुल्य बट्टा 28% है तो इस 28% के समतुल्य बट्टे में एक बट्टा 20% का है, दूसरा बट्टा 10% का है। ठीक है, अगर याद है तो सीधे आप आंसर करेंगे, नहीं तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि दो नल P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी पूरी भरने के लिए नल P को कितने बजे बंद करना होगा? सिंपल सवाल समझने की कोशिश करना दोस्त। P 10 घंटा, Q 12 घंटे, 10 और 12 का एलसीएम हो गया 60, इसका 1 घंटे का काम 6, इसका 1 घंटे का काम 5। नल P को बंद करना है तो नल Q 9 बजे से 3 बजे तक चलता रहेगा, ये पक्की बात है, यानी 6 घंटे में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा। तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 60 माइनस 30 बराबर 30, और 30 काम अगर ये किसके हिस्से आएगा? P के हिस्से आएगा, और P 30 काम कितने देर में कर देगा? 30 बटा 6 यानी 5 घंटे में कर देगा। क्लियर कहानी? और अगर 5 घंटे में कर देगा तो 9 o'clock 9 बजे अब प्लस 5 आवर यानी 2 बजे दोपहर क्या होगा? नल P को बंद करना होगा। बात क्या है? क्योंकि नल P के हिस्से जितना काम है, जितना भरना है वो 5 घंटे में भर लेगा, 9 बजे से 2 बजे तक में भर लेगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि 7205 को चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया जाता है। ठीक है, 7205 को चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है तो एक वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? 7205 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज दर की एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है तो एक वर्ष, तो यार एक वर्ष में अर्जित ब्याज तो वही होगा जो साधारण ब्याज होगा। 7205 गुणित 120 बटा 100, यही कहानी है। 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 5 एक्का 5, 2 7 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 1 1451। इतनी बार कटा, 14 25 70, और 6 से अब ब्याज निकालना था ना,
तो 20 से कर लेते, तो 20 से कर लोगे तो 20%। ब्याज निकालना है तो सिंपल 20% निकालो, 120% निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, और इसको भी निपटाओ। ये 20 का 20 है, यानी ब्याज कितना आ गया 1441। सीधा यही आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों इस तरह से लगा रहे, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है। अगला सवाल कह रहे हैं यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जा रही है तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 40% की दर से 2 वर्ष में 51,840 हो जाएगी। बहुत सिंपल सवाल, बात समझने की कोशिश करना दोस्त। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं ना कि अर्धवार्षिक संयोजित होगी तो आर जो 40% है ये कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा 20%। और जो टाइम 2 साल है, टाइम 2 ईयर है, वो कितना टर्म हो जाएगा 4 टर्म, 4 टर्म्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 हो गया, दर हो गया 20, भाई 20 हो गया। 20 का मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या हो गया भाई, 20% का मतलब हो गया 1/5, 1/5, यानी मूलधन 5 तो मिश्र धन अमाउंट 6। अब इसका पावर 4 करोगे 4 साल में तो 5 पावर 4 और 6 पावर 4 ईयर में ना, तो 5 625 ये हो जाएगा। 25 5 25 5 5 25 125 25 625 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, अब देखो 1296 हो जाएगा। 6 के 36, छक्का 216 और 216 छक्का 1296। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। क्या कह रहे थे, हाँ अब देखो 1296 हो गया। 1296 में अगर हम 40 का गुणा करेंगे तब क्या मिलेगा 51,840। या आपको अगर इससे दिक्कत है तो आप ये सिस्टम ले सकते हो कि 1296 जो आपका अमाउंट आ रहा है, ये 1296 बराबर है कितने के 51,840 के, तो एक बराबर कितने के होगा 40 के। तो 625 कितने के होगा, गुणित 40 कर लो, 0 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 6 24, 25,000 के होगा। आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे दोस्तों। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये सिंपल सा सवाल आप आराम से समझ गए। भाई जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो दर आधा और समय 2 गुना हो जाता है। तो दर कितना हो गया 20% बराबर 1/5, जिसमें 5 मूलधन है, 1 ब्याज है, यानी अमाउंट 6 हो गया। ये तो 1 साल के लिए मामला है। 4 साल के लिए पावर 4 कर देंगे तो 625 और 1296 हो जाएगा। और मिश्रधन 1296 बराबर दिया है 51,840, तो 1 बराबर 40, तो मूलधन 625 गुणित 40 बराबर हो जाएगा 25,000। यहां तक कोई तकलीफ, कष्ट, समस्या, परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक स्टोर 7 ये तो क्वेश्चन हो गया गुरु, अच्छा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल है यार, 150 का माल 135 का माल 150 में बेचोगे तो 15/135 गुणित 100, 15 9 135, 100/9, 11 सही 1/9%। यह आपका आंसर हो जाएगा। या 11 सही 11 दशमलव फिर 1/9 है ना, 1 0 फिर 9 बार, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रूबी 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। 25% का लाभ चाहिए उसको। देखो बात को समझने की कोशिश करो दोस्त। क्या है कि 1 रुपए में 20 बटन, यानी 20 बटन का रेट हो गया
1 रुपया, या चलो मान लेते 100 पैसा, 100 पैसा। तो एक बटन कितने का हो गया? एक बटन हो गया 5 पैसे का। ये सीपी है। आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए एक बटन पर, यानी एक बटन का मूल्य कितना निर्धारित होगा? 5 गुणित 125 बटा 100, 25 चौका 100, 25 पचे 125, यानी 25 बटा 4। ये एसपी होगा एक बटन। ठीक, तो एक बटन का विक्रय मूल्य 25 बटा 4 पैसा। तो कह रहा है पैसा ना, एक बटन कितने का हो गया? 25 बटा 4 पैसे का। तो 1 रुपए में कितना बटन? 1 रुपया कैसे आएगा? 25 बटा 4 पैसा मतलब 100 पैसा गुणित 4, 16 से गुणा हो तो ये 100 पैसा आएगा। 25 बटा 4 गुणित 16 बराबर 100 पैसा बराबर 1 रुपया। यहां भी 16 बटन हो जाएगा, 16 से गुणा हो जाएगा, यानी इतना लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में 16 बटन बेचना होगा। 25% का लाभ पाने के लिए 1 रुपए में 16 बटन बेचने होंगे। क्लियर है कहानी? अगला सवाल देखो। एक तो ये तरीका था, दूसरा मुझे लगता है इसका एक बेहतर तरीका हो सकता है, जैसा हम भी उस पर भी ट्राई कर लें। क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग, वीडियो रोक के। मैं एक दूसरे विकल्प पर विचार कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा विकल्प क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या है भैया? 1 रुपया 20 बटन 100%। ठीक, 1 रुपया कितना बटन? 125%। भाई अब रिटर्न अगर ज्यादा चाहिए तो बटन कम होगा, पक्की बात है। तो 100% में 20 बटन, तो 20 1 रुपए में 20 बटन, 1 रुपए में 25% बढ़ना है। ये 100 में कितने का गुणा होगा? तो 125 आएगा, 5 बटा 4 का। तो यहां कितने में गुणा करोगे भाई? रिटर्न 5 बटा 4 है, तो जो कमोडिटी है, जो बिक रहा है सामान, उसमें मात्रा में कितने का गुणा होगा? 4 बटा 5 का। तो 20 गुणित 4 बटा 5, 5 चौका 20, 4 चौके 16 बटन। ये आसान तरीका है, ये आसान तरीका है इस सवाल को करने का। समझ पा रहे हैं? 100% से 125% आने के लिए 5 बटा 4 से गुणा किया, तो 20 बटन से कम बटन लाना है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, 4 बटा 5 से गुणा हो जाएगा 16 बटन। अगला सवाल ध्यान देना। एक नाव स्थिर जल में 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 72 किमी जाने में नाव को लगा समय। ध्यान देना, स्थिर जल में एक नाव स्थिर जल में 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि धारा 2 किमी प्रति घंटा है धारा की चाल, तो धारा की दिशा में 72 किमी जाने में कितना लगेगा? तो 72 बटा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल 72 किमी, और चाल 10 + 2 12 छाक 72, 6 घंटे लगेगा। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। शांत जल एक नाव की चाल 9 किमी प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल शांत जल में एक नाव की चाल 9 किमी प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किमी प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किमी की दूरी
दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर वहां से आरंभिक बिंदु पर लौटता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो। उसको जो समय लगेगा वो पहले तो 105 किलोमीटर जाना है, तो अगर धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी चाल हो जाएगी 9 1 10.5, समय बराबर दूरी बटा चाल, प्लस 105 के बटे धारा के विपरीत अगर जाएगा तो 7.5। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया 10 प्लस, अब इसको करोगे जब तो 5 से काटोगे तो 15 25 75 1.5, 5 से काटोगे 5 2 10 और ये 21। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हो 210, इसको आप लिख सकते हो 210 बटा 15, 15 एका 15, 6 21, 15 चौका 60, यानी कुल 24 घंटे का समय लगेगा। ये बात पक्की हो गई, क्लियर है कहानी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान दो, कह रहे हैं कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी के पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। सिंपल सवाल, एक पुस्तकालय में मैथ्स की जो पुस्तक है का 25% यानी 25/100 भौतिकी यानी फिजिक्स की संख्या का 2/3 है, यानी मैथ इंटू 1/4 इज इक्वल टू फिजिक्स इंटू 2/3। तो मैथ बाई फिजिक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/1 यानी 8/3। तो क्या कर रहे हैं, तो पुस्तकों तो मैथ्स और फिजिक्स का जो रेशियो होगा वो 8:3 होगा, राइट। तो 8:3 है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि उसकी पुस्तकों की संख्या का अनुपात 8:3 होगा। अगला सवाल है, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना दोस्त, कहना क्या चाह रहे हैं, एकदम सिंपल सवाल है। क्या कह रहे हैं, मान लेते हैं सीटें हैं किसी में इंजीनियरिंग, प्रबंधन मैनेजमेंट और साइंस, 7, 8, 9, या यूं कह सकते हो 700, 800 और 900। 20% बढ़ेगा तो 7 दूनी 14 प्लस 140 होगा। 30% बढ़ेगा तो 8 3 24 प्लस 240 होगा, और 60% बढ़ेगा तो 9 6 54, यहां 540 बढ़ेगा, और जोड़ लेंगे आप तो 840, 1040 और 9 5 1440। रेशियो बन गया आपका 84। आप इसको क्या करेंगे, आप 4 से काट लीजिए तो 21 संबंधे 26, 4 25 26 संबंधे 12 36, 21 संबंधे 26 संबंधे 36 का अनुपात हो जाएगा बड़ी ही सीटों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुमन और अरुण मिलकर किसी कार्य को 96 दिनों में, अरुण और राहुल 48 दिनों में, राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा करते हैं। फिर सुमन, राहुल और अरुण मिलकर उसी काम को लगभग कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करना दोस्त। सुमन प्लस अरुण 96 दिन, अरुण प्लस राहुल आपके 48 दिन, और राहुल प्लस सुमन 80 दिन। कोई दिक्कत नहीं, आप एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, बहुत सिंपल सवाल समझने की कोशिश करना। इसका एलसीएम कितना हो जाना है, इसका एलसीएम हो जाना है 480। 5 बार, 10 बार और 8 4 48 6 बार। अगर दोनों सब मिल जाएं यानी 2 सुमन, अरुण और राहुल, तो एक दिन का काम हो जाएगा 10 5 15 6 21, या सुमन, अरुण और राहुल का एक दिन का काम हो जाएगा 21/2। पूरा काम 48 के बटा 21/2, या यूं कह सकते हैं 48 480 गुणित 2/21। सॉल्व कर लेंगे, लगभग 46 दिन आपको आंसर मिलेगा। 45.71 समथिंग आएगा, यानी आपका लगभग 46 दिन आपका आंसर होगा।
ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं ए 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है, बी उसी का कार्य का 7/8 भाग 21 दिनों में पूरा कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ए 2/5 भाग 12 दिन यानी 30 दिन में पूरा करेगा। बी 7/8 भाग कितने दिन में? 21 दिन में, तो 8 तरीके 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब कह रहे दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 120 एलसीएम, 3 चौके 12, 24 25 120, 5 4 9 यानी 120/9 यानी 40/3 दिन लगेगा। ठीक है, 40/3 दिन में ये काम पूरा करेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई, दर बराबर है, समय बराबर है, तो जो समय का अनुपात है वही ब्याज का अनुपात होगा, यानी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 संबंधे 5 या 2/5 होगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल, 900 रुपए की राशि को, देखो ध्यान दो क्या कह रहे हैं, 900 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 4% वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 20% वार्षिक साधारण ब्याज समान है। एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है? ध्यान देना, दोनों पर साधारण ब्याज बराबर है, 900 रुपया है। इसका टाइम, इसका रेट क्या है? रेट का जो रेशियो है वो रेट है 4% और 2%। भैया रेट अगर 4 और 2 है तो टाइम 2 और 4 होगा, तभी तो यहां पे भी ब्याज 8 आएगा और यहां पे भी ब्याज 8 आएगा। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज क्या होगा? चार दूनी 8, 2 चौके 8, संचित ब्याज बराबर, तो देखो 4 दूनी 8, 9 12 आना, 1 मिनट। 900 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करो। 900 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 4%, अच्छा, दूसरे भाग के 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है। एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है? ठीक है, 4%, 2%, 1 2, अच्छा ठीक है, 1 और 2 हो गया। क्लियर हो रही कहानी? यानी देखो बच्चा है क्या, मूलधन प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना होगा? 1 मिनट। तो मूलधन क्या होगा पहले ये समझो, मूलधन क्या होगा? हाँ, मूलधन का मामला फंसेगा, और मूलधन का मामला जब फंसेगा तो दर का अनुपात क्या है? 2 संबंधे 1, तो मूलधन का भी अनुपात होगा 2 संबंधे 1। दर R1 संबंधे R2 बराबर 2 संबंधे 1, तो P1 संबंधे P2 भी 2 संबंधे 1 होगा, यानी यह राशि 600 होगी, तो यह राशि 300 होगी। ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, यह राशि 1 संबंधे 2 होगा। ठीक, 1 मिनट में शुरू से समझा दे रहा हूं आपको, सब हटाइए। समझो बच्चा, रोल क्या है? साधारण ब्याज में रोल क्या होता है? पी, आर और टी का रोल है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि 900 रुपया है समान ब्याज दर पर और समान समय के लिए। ब्याज की दर है 4%,
यहां पे ब्याज की दर है 2%। तो चूंकि यहां 2% है, ये दर है, तो इसका अनुपात हो गया 2:1। ठीक है, ये आपको दर हो गया, दर का मामला है। कह रहे हैं कि 900 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है। ठीक है, एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है। ठीक है भाई, ये 2%। अब अगर रेट 2:1 के अनुपात में है, ये रेट का अनुपात है, तो प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा? 1:2। तभी तो गुणनफल बराबर आएगा, 1:2। ठीक, तो 1:2 का मतलब क्या हो गया? यहां पे 300 रुपए की राशि आएगी और यहां 600 रुपए की राशि आएगी। अब ब्याज पूछ रहे हैं कि ब्याज क्या होगा, तो 600 रुपए पर 2% की दर से एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 12। यही 12 आपका आंसर है। 300 रुपए पर 4% की दर से एक साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 4×3=12। दोनों ब्याज बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है 18 सेकंड बराबर 120 प्लस एल बटा चाल 60 गुणित 5/18। आप देख लो, 18 गुणित 60 गुणित 5 बराबर 120 प्लस एल इंटू 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से खत्म हो गया। तो एल बराबर हो जाएगा 300 माइनस 120 बराबर 180। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किमी प्रति घंटा की चाल से शुरू की। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किमी प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किमी प्रति घंटा की चाल से पीछा शुरू किया। ये चोर है। जब पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पुलिस है दोस्त, 80 kmph से दौड़ना शुरू करती है। चोर 60 kmph से भाग रहा है और आधे घंटे बाद पुलिस सक्रिय हुई है, तो आधे घंटे में ये 30 किलोमीटर भाग चुका होगा। यही ना भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो चोर जब तक पुलिस एक्टिव हुई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधे घंटे में 30 किलोमीटर भाग गया। अब चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 30 किलोमीटर और चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी को तय करने के लिए स्पीड है उसका अंतर है 20 kmph। तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल 30 किमी बटा 20 किमी प्रति घंटा, यानी 3/2 घंटा। ठीक है, आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।